अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इस हॉट चॉकलेट में से। सच में आज का नाश्ता देखकर तो पूजा खुशी हो जाएगी। एक काम करती हूँ, इसके साथ साथ में वो ब्राउनीज भी ले जाती हूँ जो मैंने अभी बनाई है, और साथ में ड्राई फ्रूट्स तो जाएंगे ही। रागिनी ऐसे बोलकर एक ट्रे में ब्राउनी की प्लेट, एक कप भरकर हॉट चॉकलेट और साथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लेकर अपनी नंद के कमरे में चली जाती है, जहां पूजा कंबल में बैठी हुई थी। बड़ी सर्दी लग रही है, भूख भी लगी है, क्या करूं? मेरी तो कंबल से निकलकर नाश्ता करने की भी हिम्मत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कंबल से निकलते ही मैं जम जाऊं। कोई जरूरत नहीं है कंबल से निकलकर तुम्हें जमने की, जब घर में तुम्हारी भाभी है तो। ये लो तुम्हारा नाश्ता, और कुछ और चाहिए हो तो मुझे बता देना। अरे भाभी, आपने मेरा नाश्ता भी, शुक्रिया। अरे वाह, हॉट चॉकलेट और साथ में ब्राउनी भी, क्या बात है भाभी। तुम्हें पसंद आया ना? मैंने ये तुम्हारे लिए बड़े ही मन से बनाया है, खा लो। मेरी भाभी सच्ची में कितनी ज्यादा अच्छी है। किसी की भी भाभी ऐसी नहीं होती होंगी जो कि अपनी नंदों को उनके बिस्तर पर ही आकर खाना और नाश्ता दे दे। लेकिन भाभी, आपको ये इतने सारे ड्राई फ्रूट्स लाने की क्या जरूरत थी? मेरा मतलब बस 1-2 काजू बादाम काफी थे। नहीं पूजा, तुम्हारे लिए ये ड्राई फ्रूट्स खाना सबसे ज्यादा जरूरी है, चाहे कुछ खाना या फिर मत खाना। रागिनी ऐसे बोलकर चली गई और पूजा आराम से अपने कंबल में फोन चलाते हुए नाश्ता करने लगी। पूजा रागिनी की नंद थी। रागिनी गांव से आई हुई आस्था की बहू थी, जो कि अपने घर को बहुत ही अच्छे से लेकर चलती थी। उसके घर में उसका पति, एक देवर, एक नंद और सास ससुर थे। रागिनी बहुत ही अच्छे से एक बहू होने का फर्ज अदा कर रही थी, चाहे गर्मी होती या सर्दी, लेकिन रागिनी कभी भी मौसम से हार नहीं मानती थी। चलो, मैंने पूजा को भी नाश्ता दे दिया, अब जाकर कपड़े धो लेती हूँ। अभी दोपहर होने में भी वक्त है तो धुल जाएंगे, फिर खाना बन जाएगा। अरे रागिनी बेटा, यहाँ आ। हाँ माँ जी, बोलो, कुछ कर रही है क्या? हाँ माँ जी, मैं कपड़े धोने को जा रही थी, बताइए कि क्या काम है। कुछ नहीं, बस वो तेरा देवर है ना युग, उसके लिए एक लड़की का रिश्ता आया है। लड़की अच्छी है, घर बार भी अच्छा है, एक नजर बस तू देख ले तो फिर मैं और तू ही जाकर उसके घर बात कर आएंगे। माँ जी, तस्वीर तो मैं देख लूंगी, लेकिन अभी इस वक्त ये जरूरी नहीं है कि लड़की अमीर हो या शक्ल की अच्छी हो। हमें हमारी पूजा की कंडीशन को भी ध्यान में रखना है। जो भी इस घर में लड़की बहू बनकर आए, उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आदत का अच्छा होना, जो कि हमारे घर की कंडीशन को समझे। एकदम सही बात बोली है बहू तूने। घर की कंडीशन और हालातों को समझने वाली लड़की आनी चाहिए। चल खैर, आदत तो मिलकर ही पता चलेगा, पहले कम से कम तू तस्वीर तो देख। आस्था ने रागिनी को राधिका नाम की एक लड़की की तस्वीर दिखाई। हाँ माँ जी, देखने में तो ये अच्छी ही लग रही है, ऐसी लग रही है जैसे देवर जी के लिए ही बनी हो। हाइट और रंग रूप सब कुछ अच्छा है, इसीलिए तो मैं तुझे इसकी तस्वीर दिखा रही थी। सभी लिहाज से ठीक लगी तो ठीक है, आज ही मैं खबर करवा दूंगी कि हमें लड़की पसंद आ गई है। बस दिन आप बता दे कि कब देखने आना है। ठीक है माँ जी। अच्छा माँ जी, चलिए अब मैं चलती हूँ। हाँ, कपड़े धोने को देरी हो रही है। रागिनी की बात को सुनकर आस्था ने बस गर्दन हिला दी। पाले वाली सर्दी पड़ रही थी, लेकिन ऐसे में भी रागिनी अपने कामों को करने में पीछे नहीं थी। सबसे पहले उसने सारे घर की सफाई की, जिसके बाद कपड़े धोए और फिर कपड़े वगैरह धोने के बाद वो खाना बनाने को खड़ी हो गई। वहीं आस्था ने भी राधिका के घर में जाने की बात कर ली थी। देखते ही देखते ऐसे कई दिन गुजर गए और आज के दिन आस्था और रागिनी दोनों युग के लिए लड़की देखने राधिका के घर जा रही थी। देख पूजा, बाहर बहुत सर्दी है, इसीलिए मैं तुझे लेकर नहीं जा रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि तू घर में बस टाइम पास करे, समझ आया? इतने में मैं और तेरी भाभी घर लौटे, तुझे घर का कोई काम निपटा देना है। एक काम करना, सफाई कर देना, ठीक है? नहीं माँ जी, रहने दो, आप बेवजह पूजा को काम मत बताओ। पूजा, बस तुम घर का ख्याल रख लेना, बाकी घर के कामों को मैं ही आकर निपटा दूंगी। लेकिन माँ और भाभी, मेरा मन नहीं है अकेले घर में रुकने का, मुझे अकेले घर में रहना नहीं पसंद, मुझे भी आप लोगों के साथ जाना है नई भाभी को देखने। नहीं बेटा, बाहर बहुत तेज तेज हवाएं चल रही, मैं नहीं चाहती कि तुझे कोई ठंडी हवा लग जाए जो कि तेरी तबीयत खराब का कारण बन जाए। तो मेरी बात को समझ। हाँ पूजा, बात को समझो, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम तुम्हें घर में ही छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन इसी में तुम्हारी भलाई है, बात को समझो। मैं इतनी कमजोर क्यों हूँ माँ, जो सर्दी का मौसम आती है बिस्तर पर पड़ जाती हूँ। इससे अच्छा तो मुझे एक ही बार जीने दो। मैं मर जाऊंगी लेकिन खुलकर तो जी लूंगी। नहीं पूजा, ऐसी बातें नहीं करते। तुम भी कैसी बात कर रही हो? तुम कमजोर नहीं हो, बल्कि तुम तो हमारे घर की राजकुमारी की तरह हो। अब समझ आया? चलो अब घर में रहो, हम आते हैं। पूजा को समझा बुझाकर दोनों सास बहू राधिका के घर को चली आईं। राधिका का घर शहर में ही था। काफी अच्छे से रागिनी और आस्था का राधिका की माँ गंगा ने स्वागत किया और उन्हें बैठाया। आइए आइए, आप ही का तो इंतजार था, आइए बैठिए। राधिका बेटा, आओ अपनी होने वाली सासू माँ
और ये कौन है? मेरे घर की बड़ी बहू है। अच्छा अच्छा, अपनी होने वाली जेठानी के लिए भी पानी लाना। जी माँ। नमस्ते, ये लीजिए पानी। नमस्ते बेटा, बैठो। कितनी प्यारी है। आपकी राधिका बिल्कुल वैसी है जैसी कि तस्वीर में लगी थी। जी जी, मेरी बेटी ऐसी है, सब उसे यही बोलते हैं। ऐसी दोनों औरतों के बीच बात होने लगी, लेकिन इस बीच बस रागिनी को पूजा की चिंता सता रही थी। वो कुछ देर होने के बाद आस्था से बोली, माँ चलो, बहुत हो गई बातें, अब घर चलो, पूजा इंतजार कर रही होगी। तो क्या फैसला है आपका मेरी राधिका के बारे में? मेरी तरफ से तो बहन जी हाँ ही है। मुझे आपकी लड़की पसंद आ गई। अब आप बताओ कि शादी कब करनी है? अभी तो इसके जून तक एग्जाम्स हैं, तो शादी अच्छे मौसम में अक्टूबर में रख लेते हैं। जी जैसी आपकी मर्जी, चलती हूँ। दोनों परिवारों के बीच शादी की बात पक्की हो गई। बस फिर क्या था, आस्था और रागिनी राधिका के घर से उठाए और फिर आस्था ने शाम को सभी को राधिका के बारे में बताया। सुनिए अमरीश जी, आपके छोटे बेटे की भी शादी की बात पक्की हो गई है। क्या सच में? उसी लड़की से जिससे पंडित जी बता कर गए थे? हाँ, उसी शहरी लड़की से। शादी को उसकी माँ ने अगले साल अक्टूबर में बोला है। हाँ, बस तो भाई शादी की तैयारी शुरू कर दो, अक्टूबर में यूं ही आ जाएगा। माँ, मैं तो अपने भैया की शादी में बहुत ही अच्छे से तैयार होंगी, सच्ची। सभी घर में ऐसे ही खूब खुश थे। देखते ही देखते ऐसे ही दिन गुजर गए और वो दिन भी आया जब युग दूल्हा बनकर घोड़ी चढ़ गया और अपनी दुल्हन ले आया। अभी राधिका का उसके ससुराल में गृह प्रवेश चल रहा था। माँ, भाभी, मुझे बहुत जोरों से सर्दी लग रही है, क्या करूं? अरे पूजा, तुम इस तरह से नॉर्मल कपड़ों में क्यों खड़ी हुई हो? मैं तो जानती ही थी कि अक्टूबर का लास्ट चल रहा है और अब तो सर्दी होनी है, इसीलिए मैंने पहले ही तुम्हारे लिए गर्म कपड़े निकाल कर रखे थे। चलो जाओ, तुम जाकर वो पहनाओ, बस हो गई शादी। ठीक है भाभी। पूजा ऐसे बोलकर ठिठुरते हुए अपने कमरे में कपड़े बदलने को चली गई। वहीं रागिनी राधिका के गृह प्रवेश की तैयारी करने लगी। हद हो गई है, मेरी ननद से तो माना कि अक्टूबर का लास्ट है, लेकिन मौसम तो जरा भी ठंडा नहीं है, इसको इतनी सर्दी क्यों लग रही है? लो, हो गई तैयारी। राधिका, अब तुम कलश को गिराकर घर में अंदर आ जाओ। ठीक है, आती हूँ। रागिनी की बात सुनकर राधिका कलश को गिराते हुए घर में अंदर आ गई और कुछ इस तरह से उसका गृह प्रवेश पूरा हुआ। ऐसे ही अब राधिका की शादी हुए लगभग एक हफ्ता गुजर गया था। नवंबर का महीना लग चुका था और अब हल्की हल्की सर्दी होना शुरू हो गई थी। वहीं घर में एक अलग ही माहौल था। राधिका बहू, अब तो तू भी आ गई है मेरे घर में, तो अब तुम दोनों बहुओं के बीच में आज से ही काम बांट रही हूँ। शुरुआत से मेरी रागनी बहू ने इस घर को बहुत ही ज्यादा अच्छे से संभाला है, लेकिन अब बारी है कि तू उसका सहारा बने। तो फिर एक बहू तो दिन के घर के काम संभाल लो और दूसरी रात को सब कर लिया करना। तो अब तू बता बहू कि तू किस वक्त का काम करेगी? अगर मैं सुबह के वक्त का काम अपने जिम्मे लूं तो माँ जी मुझसे सारा काम बड़े ही अच्छे से करवाएंगी, और तो और मुझे कपड़े भी धोने पड़ेंगे क्योंकि कपड़े सुबह में ही धुलते हैं, लेकिन शाम के वक्त सारे काम हल्के हो जाते हैं। जैसे सफाई होती है तो वो कम होती है क्योंकि शाम को दूसरी बार काम करने पड़ते हैं और उनमें कम मेहनत लगती है। माँ जी, आप इतना पूछ ही रही हैं तो मैं बता देती हूँ, मैं शाम का काम कर लिया करूंगी। हमारे घर में शाम को भी सारे काम होते हैं और बिल्कुल उस तरह होते हैं जैसे कि दिन में होते हैं। हमारे घर में शाम को सफाई भी होती है, खाना बनता है, बर्तन भी धोए जाते हैं और शाम को भी सुबह जैसा ही काम फैला रहता है। कोई नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। हाँ, अच्छा ही तो है, मैं इस कामों को अकेले थोड़ी करूंगी, वो जो मेरी नन्ही सी मुन्नी सी ननद है उससे भी करवाऊंगी। किस सोच में डूब गई? कुछ भी तो नहीं भाभी, कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। चलो, तो अब तुम्हें शाम के कामों की जिम्मेदारी ली है तो उसको जिम्मेदारी से करो भी। शाम हो रही है, काम में लग जाओ आज से ही। अरे बहू, तुझे ससुराल में आए हुए एक हफ्ता हो गया, अब तू अपने घर के काम नहीं कर सकती है क्या? अच्छा, नहीं माँ जी, मैं कर तो लूंगी, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी। राधिका ऐसे बोलकर सीधा रसोई में चली गई। वहीं रागिनी भी अब फ्री हो गई थी तो वो अपने कमरे में जाकर सेल्फ केयर करने लगी। आस्था ने टीवी देखना शुरू कर दिया और राधिका को अब घर का काम करना था। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं तो मायके में भी कोई काम नहीं करती थी, तो अब मैं कैसे करूंगी? अरे ओ महारानी ननद है ना, अब उसको ही काम पर लगाऊंगी मैं, क्योंकि मेरे तो बस की नहीं है अकेले अकेले सारा काम निपटाना। राधिका ऐसे बोलकर पूजा के कमरे में चली गई जहां पर पूजा बिस्तर पर बैठी हुई थी। अरे भाभी, आप आइए। पूजा, तुम नहीं जानती हो क्या कि ये कामों का वक्त है?
सभी घर वाले कामों में लगे हुए हैं और तुम हो कि सुबह से तुम्हें घर के किसी काम से कोई मतलब ही नहीं। चलो खड़ी हो और आकर रसोई में मेरी मदद करो। पर भाभी। क्या पर भाभी? खाना तो तुम्हें प्लेट भर के चाहिए और काम तुम एक निवाले का नहीं करती हो। भाभी चलो बताओ कि मैं क्या करूं, लेकिन मुझसे इस तरह की बात मत करो प्लीज। ठीक है, बिस्तर से उठो और आकर रसोई के बर्तन धो दो। चलो खड़ी हो जाओ, और हाँ उसके बाद वापस से यहाँ आकर ना पसर जाना, और भी काम है। राधिका की बात को सुनकर पूजा कुछ भी नहीं बोली और वो दोनों नंद भाभी ही कामों में लग गईं। राधिका खाना बना रही थी और पूजा बर्तन धोने लगी। अरे बर्तन धुल गए कि नहीं, और भी काम है। सर्दी लग रही है। हाँ भाभी बस धुल गए, बस धुलने ही वाले हैं। तुम्हें ना थोड़ा सा कामों को करने की आदत डालनी चाहिए। तुम्हारे बराबर की लड़कियां ना बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, और जरा एक नजर खुद को देखो कैसी मरियल हो तुम। चलो अब बस बहुत हो गया, जल्दी जल्दी से बर्तन साफ करो पहले, और उसके बाद और भी काम है, झाड़ू लगा देना। राधिका की बातें सुनकर पूजा को बहुत ज्यादा बुरा लगा, लेकिन वो बेचारी कुछ भी नहीं बोली। कुछ ही देर में पूजा ने बर्तन धो दिए, जिसके बाद राधिका का भी खाना बन गया था। और फिर वो पूजा से बोली, सुनो पूजा, यहाँ से अभी जाना नहीं है, चलो जल्दी से इस रसोई की झाड़ू लगाओ। भाभी मेरे बर्तन धोए तो हैं, अब आप मुझसे ऐसी बातें भी मत करो, आप ही झाड़ू लगा दो ना। वैसे सही कहते हैं लोग कि कुत्तों को इज्जत हजम नहीं होती। तुमसे मैं कितने अच्छे से बात कर रही हूँ, लेकिन जब तक शायद मैं तू तड़ाक पर नहीं आ जाऊंगी तब तक तुझे मेरी बात समझ नहीं आएगी। चल झाड़ू लगा। राधिका का ये रूप देखकर पूजा घबरा गई और उसने झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में झाड़ू भी लग गई और पूजा थकी हारी अपने कमरे को जाने लगी कि तभी उसे जीने पर रागिनी मिल गई। अरे पूजा कहाँ से आ रही हो? कुछ नहीं भाभी, बस ऐसे ही कमरे में बोर हो रही थी तो सोचा थोड़ी देर को नीचे ही हो आऊं। पूजा अपने शरीर को मत थकाओ, तुम्हारा इलाज चल रहा है, जब ठीक हो जाओगी तो जो दिल करे वो करना, लेकिन अभी भगवान के लिए कुछ मत करो। मेरी बात को समझ रही हो? आओ मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ती हूँ। जी भाभी। हे भगवान, तुम्हारे हाथ तो ओले से ठंडे हो रहे हैं। क्या बात है पूजा, तुम पानी का कोई काम करके आ रही हो क्या? भाभी को बता दूं क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से घर में बेवजह कोई कलेश हो, मैं मना कर देती हूँ। हाँ भाभी, मैं ना वॉशरूम गई थी इसीलिए मेरे हाथ इतने ठंडे महसूस हो रहे हैं। मैंने पहले तो कभी तुम्हारे हाथ इतने ठंडे महसूस नहीं किए, और तुम ठीक होती जा रही थी ना। खैर छोड़ो, अब आराम कर लो, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना। पूजा ने रागिनी की बात को सुनकर बस गर्दन हिला दी। दोनों भाभियों में जमीन और आसमान का अंतर था। एक तरफ रागिनी थी जो अपनी नंद पर जान छिड़कती थी, तो वहीं दूसरी तरफ राधिका थी जिसने कभी पूजा के बारे में जानना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे ही 2-4 दिन तक सिलसिला और जारी रहा। जब घर में किसी का भी ध्यान नहीं होता था तब राधिका पूजा से काम करवाती थी। ऐसे ही आज के दिन सभी महाराजाओं ने पनीर खाने का ऑर्डर तो दे दिया, लेकिन घर में तो पनीर है ही नहीं। इन लोगों को क्या खिलाऊंगी? आजकल तो सर्दी भी बढ़ गई है, शाम हो रही है, क्या करूं? अरे हाँ, पूजा है ना, उससे मंगवा लेती हूँ पनीर। अब दिसंबर का महीना लगने वाला था। ठंड भी अब सुबह शाम के वक्त होने लगी थी। ऐसे में राधिका को पनीर बनाना था और पनीर घर में मौजूद नहीं था, इसलिए पनीर मंगवाने को वो अपनी नंद पूजा के कमरे में आ गई। ओए पूजा, क्या कर रही है? कुछ नहीं भाभी। 100 साल की बुढ़िया है क्या जो कभी भी अपनी मांसपेशियों को हिलाती ही नहीं है? जा जाकर बाजार से मुझे पनीर ला कर दे। नहीं भाभी, मैं बाजार से पनीर नहीं लाऊंगी, मुझे सर्दी लग रही है। अच्छा, तो तू मुझसे चिल्लाकर बात करेगी? तेरी ये मजाल, रुक अभी तेरी अकल को ठिकाने लगाती हूँ। राधिका ने ऐसे बोलकर कंबल में बैठी हुई पूजा का सबसे पहले कंबल खींचकर जमीन पर दे मारा और फिर वो उसकी बाजू को मोड़ने लगी। भाभी भाभी, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, छोड़ो भाभी, दर्द हो रहा है। दर्द करने के लिए ही तो मोड़ रही हूँ। आई बड़ी मुझसे जुबान लड़ाने वाली। भाभी छोड़ दो, बहुत दर्द हो रहा है भाभी। छोड़ूंगी नहीं, तोड़ दूंगी। अब बता कि तू जाएगी क्या फिर? जा रही हूँ भाभी, जा रही हूँ। अब की ना तूने अकल की बात, जा जल्दी से उठ और पनीर लेकर आ। राधिका ने टॉर्चर करके बेचारी पूजा को ठंड में बाहर पनीर लेने को भेज दिया और खुद उसकी जगह पर बैठकर आराम से फोन चलाने लगी। आई बड़ी आराम से सारा दिन आराम फरमाने वाली। अरे हम क्या फालतू हैं जो घर के भी काम करें और बाहर के भी देखें? अब आया ना मजा। अब खुद को पता चल रहा होगा कि ठंड में बाहर निकलकर काम करना कैसा लगता है। खुद तो बस पड़ी रहती है फोन लेकर। एक तरफ राधिका ऐसे बोल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ पूजा। बड़ी सर्दी लग रही है, मुझे घर से मोटी वाली जैकेट पहनकर निकलना चाहिए था, मर गई रे। पता नहीं घर तक सही सलामत पनीर लेकर मैं पहुंच भी जाऊंगी या नहीं।
बेचारी पूजा ठिठुरते हुए कैसे कैसे पनीर की डेयरी पर पहुंची और वहां से उसने पनीर लिया, जिसके बाद वो ठिठुरते हुए ही अपने घर के अंदर आई। राधिका बेसब्री से उसके घर के आने का इंतजार कर रही थी। लो भाभी, मैं ले आई पनीर। ओहो, मैंने तो यही 2 कदम दूर दुकान का काम बताया था, लेकिन हाफना तो देखो जैसे कि मैराथन दौड़ कर आई हूँ। जा अपने कमरे में जा, मुझे तो तेरी ये मरियल शक्ल देख कर ही आलस आ जाता है। राधिका ने ऐसे बोलकर पूजा को उसके कमरे में भेज दिया। पूजा बेचारी उदास थी, लेकिन उसने किसी से भी राधिका का ये बर्ताव शेयर नहीं किया और बस वो खामोशी से अपने कमरे में चली गई। ऐसे कुछ दिन और बीत गए और अब रागिनी को अचानक से अपने मायके जाना पड़ रहा था। हाँ माँ, हाँ बोलो, क्या आपकी तबीयत सही नहीं है? मैं आ जाऊं? ठीक है, मैं आ जाऊंगी। हाँ अभी आ जाऊंगी, आप चिंता ना करो। अरे नहीं, मेरी माँ की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, मैं क्या करूं? बाबा भी नहीं है और मैं उनको इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकती। मुझे माँ जी से अब मायके जाने की बात करनी ही पड़ेगी। रागिनी ऐसे बोलकर नीचे आई, जहां पर सभी बैठे हुए नाश्ता कर रहे थे। माँ जी, मुझे आपसे एक इजाजत चाहिए। कैसी इजाजत? माँ जी, आपको पता है मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, वो घर में अकेली रह रही है, तो क्या मैं उनके पास चली जाऊँ? अरे बहू, तो तू पूछ क्यों रही है? तेरी माँ की तबीयत सही नहीं है तो तू बस आकर ये बोल दे कि माँ जी मुझे मायके जाना है, मेरी माँ बीमार है। जा, चली जा, अब तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो एक और बहू तेरी देवरानी हमारे घर में है। हाँ माँ जी, बस मुझे चिंता इसलिए हो रही थी क्योंकि सर्दियों के दिन है और ऐसे में काम करना भारी पड़ता है। लेकिन बेटा, माँ बाप की मुसीबत में भी तो औलाद ही काम आती है ना। जा, चली जा, यहाँ घर की चिंता मत कर। तेरी माँ की तबीयत जब तक सही ना हो तब तक मत आना। अरे नहीं, अभी तक तो मुझे अपने काम करने ही भारी पड़ते थे, अब सुबह का भाभी का काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। ना बाबा ना, मैं तो उस लूली से काम करवाऊंगी। राधिका ने पहले ही सोच लिया था कि वो अपनी नंद से अपने सारे कामों को करवाएगी। कुछ ही देर में रागिनी घर से चली गई और बस राधिका ही घर में थी। सुबह का सारा काम पड़ा हुआ था और ऐसे में राधिका अपने कमरे में जाकर बैठ गई। कुछ देर बाद पूजा उठी। काफी देर हो गई आज तो उठने में, चलो जाकर मुंह धो लेती हूँ। अरे माँ, रागिनी भाभी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। अरे उठ गई तू बेटा, तेरी भाभी की माँ की तबीयत जरा सही नहीं है तो वो अपने मायके चली गई हम सभी का नाश्ता करवा कर। तू जा और जाकर राधिका को बोल दे कि तुझे नाश्ता दे देंगी, और हाँ, उससे घर की सफाई करने को भी बोलना। तब तक मैं पड़ोस से आती हूँ। हाँ? नहीं माँ, पड़ोस में मत जाओ ना। क्या हो गया पूजा, तू इतना डर क्यों रही है मेरे बच्चे? तेरी भाभी है तो सही घर में। कुछ नहीं माँ, बस आप जाने की बात कर रही हो ना तो दिल घबरा सा गया। अब बस दिल को घबराने मत दे, अब तू इसको मजबूत बना ले। तेरी दो भाभियां तेरे सही होने के लिए कितनी मेहनत करती हैं। सब कुछ तुझे बिस्तर में ही मिल जाता है, तो अब बस तू सही हो जा। चल, तू राधिका को बोलकर नाश्ता ले लेना और मैं आती हूँ अभी कुछ ही देर में पड़ोस से। आस्था ऐसे बोलकर चली गई, लेकिन पूजा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो राधिका को बोलकर नाश्ता मांग ले। इसलिए वो बस हॉल में ही खड़े होकर सोचने लगी कि तभी सीढ़ियों से राधिका उतरते हुए आई। अरे उठ गई कामचोर लड़की। वैसे मानना पड़ेगा, बहुत बड़े बड़े कामचोर, आलसी और लूलू किस्म के इंसान मरे होंगे जब तुम एक बनकर पैदा हुई हो। लेकिन मुझे तुम बाकी लोगों की तरह मत समझना जो तुमसे कुछ भी नहीं बोलते, और मैं उन सभी से अलग हूँ। अंडरस्टूड? और देखो, मेरे बस की नहीं अकेले तुम सभी की नौकरानी बनना, इसीलिए मैं तो अकेले कोई काम नहीं करूंगी, समझ आया? चलो, अब तुम मेरे साथ घर के काम करवाओगी। लेकिन भाभी, बस अभी अभी तो मैं सोकर ही उठी हूँ। माँ ने बोला था कि आपसे नाश्ता बनवा लूं, मुझे नाश्ता बनाकर दो ना। क्यों भाई, हाथ पांव है या नहीं? जाओ, जाकर खुद नाश्ता बनाओ। आप कितनी बुरी हो भाभी, मेरी गांव वाली भाभी तो कितनी अच्छी है, लेकिन आपका ये असली चेहरा मेरे लिए बहुत खराब है। बस हो गया कि अभी और कुछ बाकी है? यार तुम कितना पकाते हो। अब बहुत ही ज्यादा बुरी हो भाभी। तुझे ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही। चल, अब तूने इतनी जबान चलाई है तो फिर अब घर के सारे काम तू करेगी। सबसे पहले झाड़ू पोछा कर, फिर उसके बाद मेरे पास आना। नहीं भाभी, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। आप इस घर की बहू हो तो आप करो काम, मुझसे मत बोलो। पूजा ने थोड़ी सी हिम्मत करके राधिका के सामने अपनी बात रखी, लेकिन अच्छा, फिर से तेरी जबान चलने लगी। शरीर में दम नहीं है और आई बड़ी मुझसे मुंह चलाने। भाभी छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। आगे से ना मुझसे जबान चलाने से पहले अच्छे से सोच लेना, नहीं तो ये छोटी और बाजू तोड़कर एक हाथ में दे दूंगी। चल अब जा, और जो बोला है वो कर। राधिका ऐसे बोलकर खुद महारानियों की तरह कुर्सी पर बैठ गई और पूजा रसोई में काम करने लगी। बेचारी पूजा बीमार थी, उसके बस में नहीं था कि वो सर्दी में काम कर पाए, लेकिन फिर भी राधिका ने उससे बहुत काम करवाई।
सबसे पहले पूजा ने झाड़ू पोछा किया, जिससे ही वो थक चुकी थी। अभी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, अब क्या मैं जा सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं, अभी तो बहुत सा काम बाकी है। देखो, सिंक पूरा बर्तनों से भरा हुआ है, उसको धो दो। जल्दी से सारे बर्तन साफ करो, फिर और काम है। भाभी मेरे ऊपर जरा तो रहम करो। क्या रहम करूं? तू क्या कोई जानलेवा बीमारी की मरीज है जो हर वक्त बस बिस्तर में ही पड़ी रहती है? ठीक है, जाती हूँ मैं। पूजा बेचारी सर्दी के मारे बुरी तरह से कांप रही थी, लेकिन फिर भी उसकी भाभी ने उसके ऊपर रहम नहीं खाया। उसने उससे सारे घर के काम करवाई। उसने पूजा से सर्दी में बर्तन धुलवाई, जिसके बाद उससे गीले कपड़ों को भी छत पर सुखवाया और अंत में उसे बाहर से सब्जी लाने को भेज दिया। अरे वाह, आज तो माँ जी ने मेरा काम ही आसान करवा दिया। खुद पड़ोस में चली गई और मेरा सारा काम पूजा ने ही कर दिया। बहुत बढ़िया, अब तो मैं रोजाना यही करूंगी। राधिका सोच चुकी थी कि वो रोज रोज अब पूजा से ऐसे ही काम करवाएगी। आज भी जब पूजा सब्जी ले आई तो बस राधिका ने खाना बनाया और वाह राधिका, खाना तो बहुत ही अच्छा बना है। बस खाना नहीं, घर भी तो देखो। रागिनी घर में नहीं है, लेकिन सारा काम बिल्कुल ऐसे हुआ है जैसे कि उसकी निगरानी में होता है। मेरी तो दोनों ही बहुएं ऐसी हैं, एक भी काम करने में पीछे नहीं है। राधिका बेवजह पूजा से काम करवाकर सारा क्रेडिट खुद लेकर जा रही थी। ऐसे 1-2 दिन तक और सिलसिला जारी रहा। हर रोज राधिका किसी न किसी बहाने से अपनी सास को पड़ोस के घरों में भेज देती थी। वहीं दूसरी तरफ घर के सभी मर्द भी अपने अपने कामों पर चले जाते थे और घर में बस राधिका और पूजा ही रह जाती थी। ऐसी सिलसिला चल रहा था और आज राधिका ने पूजा को बालकनी में चादर डालने को भेजा हुआ था। आज तो मुझे मेरी आंखों से सही से दिखाई भी नहीं दे रहा है और बहुत ज्यादा सर्दी भी लग रही है, कहीं मैं गिर ना जाऊं। पूजा को थकान की वजह से परेशानी हो रही थी। वो ऐसी हालत में ही बालकनी से तो आ गई, लेकिन जैसे ही घर पर पहुंची तो उसे दिखाई नहीं दी और पूजा सीढ़ियों से गिर गई और ऊपर से गिरते हुए वो नीचे हॉल में आकर रुकी और बेहोश हो गई। पूजा, हे भगवान, ये क्या हो गया? ये तो बहुत तेज ऊपर से आकर गिरी, अब मैं क्या करूं? पूजा की समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। उसने घबराकर अपने पति को ही फोन मिला दिया। पूजा के गिरने की खबर सुनकर युग, मुकुल और अमरीश जल्दी से काम छोड़कर घर को आ गए। पड़ोस में से राधिका की आवाजें सुनकर आस्था भी उठाई और पूरा घर भर गया। पूजा की खबर सुनकर रागिनी भी उसके अपने मायके से आ गई थी और जल्दी से डॉक्टर को बुलाया गया। और देखिए, पूजा मेरी बहुत पुरानी पेशेंट है। आस्था जी और मैंने आपको समझाया था कि अगर इसकी इस मानसिक बीमारी को आपको खत्म करना है और शारीरिक कमजोरी है उसको भी भरना है तो आपको पूजा का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन इस बच्चे को देखकर मुझे नहीं लगता कि उसे आराम मिला भी है। आंखों के नीचे काले घेरे और दिमाग पर बहुत थकान है। ऊपर से चोट भी लग गई है, तो पता नहीं कि इसे अब कब होश आएगा। वैसे होश आने पर मैं एक दवा लिख रहा हूं, वो होश आते ही दे देना। अच्छा, मैं चलता हूं। डॉक्टर लखनपाल, जो कि पूजा का काफी पुराना डॉक्टर था, उसके बात सुनकर सभी घर वाले टेंशन में आ गए। राधिका नहीं जानती थी कि किस बारे में बात हो रही थी। क्यों री राधिका, तू तो घर में ही थी, फिर तेरी निगरानी में मेरी बच्ची कैसे गिर गई? माँ जी, वो पूजा किसी काम से नीचे आ रही थी और वो गिर गई। वैसे माँ जी, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे थे? किस चीज की पूजा की दवाई? लकवे की। तुम जानती हो, जब पूजा छोटी थी तो उसे लकवा मार गया था, लेकिन उसने अपनी बहादुरी से उसे हरा दिया। लेकिन तभी से पूजा बेहिसाब कमजोर है। जब उसने खुद को इतना कमजोर पाया तो वो डिप्रेशन की मरीज हो गई। तब हमने उसका इलाज डॉक्टर लखनपाल से करवाया। उन्होंने पूजा को मानो एक नई जिंदगी दी। और जानती हो, पूजा ने अभी साल भर से ही मुस्कुराना शुरू किया है। वो भले ही अपने कमरे में रहती है, लेकिन अब खुश है। और हम परिवार वाले उसे ऐसे ही धीरे धीरे सही करना चाह रहे थे, लेकिन लगता है कि कोशिश बेकार हो गई। रागिनी की बात सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। अब उसे अपने किए का बेहिसाब पछतावा हो रहा था। हे भगवान, मैं इतनी ज्यादा बुरी कैसे हो सकती हूँ? मैंने क्या कर दिया? भगवान, एक बार बस एक बार मेरी ननद की आंखें खुलवा दो, मैं उससे हाथ जोड़कर माफी मांग लूंगी। राधिका अब पल पल पूजा के जागने का इंतजार कर रही थी। 3 दिनों के बाद पूजा को होश आया। राधिका को लगा था कि अब पूजा सभी को सच बता देगी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। ये देखकर राधिका को और शर्मिंदगी हुई और उसने पूजा से माफी मांग ली। पूजा ने भी उसे माफ कर दिया और उसी दिन से सब कुछ सही हो गया। अब दोनों भाभियां मिलकर पूजा की सेवा करती थीं और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।